ट्रेन मोदीनगर उत्तर तक कल से चली। मोदीनगर उत्तर स्टेशन पर 693 तिरंगे झंडे लहराकर बुधवार को नमो भारत ट्रेन का स्वागत किया। दूसरी खबर देखते हैं। दुनिया भर के साहित्य प्रेमी महोत्सव में जुटेंगे। पहली बार विश्व का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव 11 से 16 मार्च तक मनाया जाएगा। दावा कि दुनिया का सबसे बड़ा महोत्सव है। साहित्य अकादमी की ओर से आयोजित होने वाले महोत्सव में 175 भाषाओं के 1100 से अधिक लेखक 190 सत्रों में विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखेंगे, जिसमें सभी तरह के लोग होंगे, दिव्यांग होंगे, LGBT और ट्रांसजेंडर का भी प्रतिनिधित्व होगा और इनसे जुड़े लेखक भी सत्रों में हिस्सा लेंगे। महोत्सव में स्वतंत्रता के बाद भारतीय साहित्य पर एक विशेष राष्ट्रीय संगोष्ठी होगी। इसमें 3 राज्यों के राज्यपाल होंगे, तो केरल के राज्यपाल होंगे आरिफ मोहम्मद खान और छत्तीसगढ़ के होंगे विश्वभूषण हरिचंदन और CV आनंद बोस। ये पश्चिम बंगाल के विशेष रूप से भाग ले रहे हैं। साहित्य अकादमी की स्थापना का भी 17वां साल मनाया जा रहा है। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इसकी स्थापना कब हुई थी साहित्य अकादमी की, क्योंकि साहित्य अकादमी ही इस महोत्सव को करा रहा है जो कि दिल्ली में हो रहा है। चलिए दूसरी खबर देखिए। सिटी पार्क में आज से होगा पुष्पोत्सव 2024 का आगाज 7 मार्च। ये खबर है थोड़ी सी कल परसों की छपी हुई, आज की भी है। ये आज मैंने देशबंधु में देखा है, तो ये 8 मार्च का ही है। तो ग्रेटर नोएडा में पुष्पोत्सव 2024 का आगाज आगामी 8 मार्च को स्मार्ट मिहिर भोज पार्क में होगा। स्मार्ट मिहिर भोज पार्क, ठीक है। तो देखिए आगे और देखते हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ASEO अन्नपूर्ण गर्ग ने बताया है कि प्राधिकरण सिटी पार्क में फ्लोरिकल्चर सोसाइटी के सहयोग से इस पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। ग्रेटर नोएडा निवासियों को इस बसंती मौसम में फूलों की तमाम प्रजातियां देखने को मिलेंगी। चलिए जी, आपका हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें फैक्ट्स क्या बनता है कि सिटी पार्क महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था, नोएडा में, और किस पार्क में वो हो रहा है, किस उसमें हो रहा है पार्क में। तो इसका नाम आपको मैंने अभी बताया था, सम्राट मिहिर भोज पार्क में, ठीक है, जो कि नोएडा में 3 दिन चलेगा। थीम पुष्प डहेलिया सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। ये सब आप देख ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको इतना क्लियर हो गया। चलिए आप दूसरी खबर देखते हैं दोस्तों। फिलीपींस ने की हूती मिसाइल हमले में 2 नागरिकों की मौत की पुष्टि। ये क्या हूती क्या होता है इसके बारे में आप देख सकते हैं। ये UPPCS के मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, हूती से रिलेटेड। चलिए आगे और देखते हैं। फिलीपींस सरकार ने हाल ही में दक्षिणी यमन के पास अदन की खाड़ी में एक जहाज पर हूती उग्रवादियों के मिसाइल हमले में 2 नाविकों की मौत की पुष्टि की है। तो हूती आप समझ गए, ये उग्रवादी हैं, ठीक है। चलिए थोड़ी थोड़ी खबर देख सकते हो और आप पूरी खबर का स्क्रीनशॉट लेके आप खुद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। चीन में विश्व का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क। चीनी रेलवे ग्रुप के बोर्ड अध्यक्ष लू चांगफांग ने 6 मार्च को पेइचिंग में चीनी राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सभा के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेते समय मीडिया के साथ हुए साक्षात्कार में कहा कि चीन ने विश्व के सबसे बड़ा हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क और प्रगतिशील रेलवे नेटवर्क निर्मित किया। वर्ष 2023 के अंत तक देश में संचालित रेलवे लाइन की कुल लंबाई 1,59,000 किलोमीटर है। चलिए आप देख सकते हैं। अगली खबर देखिए। पेटीएम वॉलेट के 85% ग्राहकों पर असर नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि पेटीएम वॉलेट का उपयोग करने वाले 80 से 85% उपयोगकर्ताओं को नियामकीय कार्रवाई के कारण किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं शेष उपयोगकर्ताओं को अपने ऐप को अन्य बैंकों से जोड़ने की सलाह दी गई है। रिजर्व बैंक ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, इसको बोलेंगे PPBL, को किसी भी ग्राहक खाते में जमा या ऑटो अफान स्वीकार करने से रोक दिया। दास ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़े वॉलेट को अन्य बैंकों के साथ जोड़ने की
समय सीमा 15 मार्च तक तय की गई है। उन्होंने समय सीमा आगे बढ़ाए जाने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि 15 मार्च तक का दिया गया समय पर्याप्त और इसे आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा 80 से 85% पेटीएम वॉलेट अन्य बैंकों से जुड़े हैं और शेष 15% को अन्य बैंकों से जोड़ने की सलाह दी गई। दास ने कहा कि आरबीआई ने अपने नियमन के दायरे में अपनी आने वाली इकाई पीपीबीएल के खिलाफ कार्रवाई की। इसमें वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे उलट आरबीआई वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश का समर्थन करता है इन्हें और नए उत्पादों के परीक्षण को लेकर सैंड बॉक्स सीमित दायरे में उत्पादों का लाइव परीक्षण व्यवस्था लेकर आया है। चलिए, भाले के लिए मोहताज पाक का नंबर 1 थ्रोअर अरशद है इनका नाम और इन्होंने 90.18 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो से बने थे ये राष्ट्रमंडल खेल में चैंपियन। पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान की एकमात्र पदक उम्मीद अरशद नदीम ने कई साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नया भाला नहीं खरीद पाया है। नदीम ने वर्ग गेम राष्ट्रमंडल खेल में 90.18 मीटर का थ्रो लगाकर रिकॉर्ड के साथ खिताब जीता था। इससे पाक ने 60 साल बाद राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, जो कि किसने दिलवाया था? अरशद ने दिलवाया था। तो ये खबर आप ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चीन ने समझौता का पालन नहीं किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वर्ष 2020 में लद्दाख सीमा पर झड़प के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया था। हाँ, ये आपको याद होगा कि चीनी सेना से हम लोगों का युद्ध हो गया, वो लड़ाई हो रही थी। तो आगे देखिए, रायसीना गोलमेज सम्मेलन। अब ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। गुरुवार को टोक्यो में आयोजित रायसीना गोलमेज सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि उसने भारत के साथ लंबे समय से कायम लिखित समझौता का पालन नहीं किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उन्हें दुनिया के बाकी हिस्सों के प्रति रूस की दिशा में बदलाव की उम्मीद है। उनके मुताबिक वे एशिया में कई विकल्प चाहते हैं। जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर आए जयशंकर ने बदलती विश्व व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की है। चलिए, तो आपको इतना पता चलेगा कि जो हाल ही में जो रायसीना गोलमेज सम्मेलन है वो जापान में हुआ है और वहाँ पर अपने विदेश मंत्री जयशंकर गए हैं, ठीक है। चलिए, इतना काफ़ी है। अगली खबर देख सकते हैं। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो 17 मार्च को थी वो स्थगित हो गई है। और एक और खबर देख लीजिए, जेईई के 2847 पदों पर नई भर्ती आएगा। आवेदन 7 मई से शुरू हो गए। चलिए, सिटी पार्क ये वाला मैंने बता दिया था आपको। और सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं।